नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स 592 में। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज हम बात करेंगे यूपी टीईटी की, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाल ही में एक ऐसा आदेश पारित हुआ है जिसके कारण उत्तर प्रदेश टीईटी एक बार पुनः चर्चा में आ चुका है। हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश टीईटी का पास होना अनिवार्य होता है, मगर इस आदेश के तहत ये कहा गया है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त है उनको भी यूपी टीईटी पास करना अनिवार्य है। हालांकि इस पर अभी भी चर्चा और होना बाकी है, काफी सारे निर्णय अभी लिए जाने बाकी हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम्स की तैयारियों में हम आपके साथ रहें। तो अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़कर इसकी तैयारी करना, तो कृपया सब्सक्राइब करें और जो उसके साथ बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पर आपको मिल पाए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी टीईटी का सिलेबस जो है वो कैसा है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, किन किन चीजों को आपको पढ़ना आवश्यक होगा। ये सारी चीजें हम इस सेशन में, आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं यूपी टीईटी का सिलेबस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने यूपी टेट का सिलेबस है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, जो प्रोबेबल हो सकता है 2025 जो या 26 में जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जैसा आ सकता होगा, हम उस संबंध में बात कर रहे हैं। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 पेपर होते हैं यूपी टेट में, एक होता है प्राइमरी लेवल के लिए और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सेकेंडरी लेवल के लिए, यानी कि जूनियर के लिए। तो प्राइमरी जो होता है, पेपर 1 जो होता है, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विषयों को कवर करता है और उनको जो पढ़ाने की जो एलिजिबिलिटी योग्यता होती है उसको पास करने के बाद आप प्राइमरी में जो होती है नियुक्ति पाने के हकदार हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप जूनियर टेट की बात करें तो जूनियर में कक्षा 6 से 8 तक की जो शिक्षक होते हैं उनके लिए एक पात्रता परीक्षा ये रखी गई है। तो इनमें क्या क्या विषय होते हैं इसको हम एक बार बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो है 2025 का एक्सपेक्टेड एक एग्ज़ाम पैटर्न हम इसको मानते हैं। तो देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं और एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। आपको उसमें से एक सही विकल्प को चुनना होता है, उसके बाद उसका मार्क्स जो होता है वो डेडिकेटेड रहता है। तो दोनों जो एग्ज़ाम्स होंगे, यानी प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का जो दोनों एग्ज़ाम्स होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। दूसरी चीज़ कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स इन द एग्जामिनेशन। पेपर 1 फॉर क्लास 1st to 5th, ये हमने भी डिस्कस किया कि पहला पेपर जो होगा वो प्राइमरी सेक्शन के लिए होगा एंड पेपर 2nd इज़ फॉर क्लास 6 to 8th, ये उसको हम जूनियर के नाम से जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि द पेपर विल कैरी 150 मार्क्स इन टोटल, यानी जो पूरा एग्ज़ाम होगा हमारा, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का हो या वो जूनियर सेक्शन का हो, वो ईच एग्ज़ाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो होगा उसका सही जवाब देने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, जबकि नेगेटिव मार्किंग से इसको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो निश्चिंत होकर आप अपने जो आंसर्स हैं उनको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पर 60% मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं एग्ज़ाम में, तो 150 का 60% दैट इज़ 90 मार्क्स। तो अगर 90 मार्क्स आप ले आते हैं इस एग्ज़ाम में तो निश्चिंत हो जाइए कि आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आती है तीसरी चीज़, समय की बाध्यता, कि कितना समय हमें मिलता है एक एग्ज़ाम को करने के लिए। तो द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑफ 150 मिनट्स इन टोटल। 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट। तो 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको पेपर क्वालिफाई करना होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है पेपर 1 का, किसका एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 का,
उसमें क्या क्या आता है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, किस हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट उसको कर रखा है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो हम चलते हैं प्राइमरी लेवल की तरफ, यानी कि प्राइमरी सेक्शन की तरफ। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है वो प्राइमरी लेवल पेपर 1 का निकाला है, जिसमें सबसे पहले नंबर का आप ये देखेंगे कि जो पांचों सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं वो 30 क्वेश्चंस ईच एंड 30 मार्क्स ईच सेक्शन। तो 5 सेक्शंस हैं, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच सेक्शन में रहेंगे और उनके मार्क्स भी कितने रहेंगे, 30 मार्क्स इसमें रहेंगे। और जो टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी जिसमें आपको पांचों सेक्शंस क्लियर करने होंगे, इनको पढ़ना होगा, समझना होगा, समझ के सही जवाब आपको लॉक करना होगा। उसका टाइम आपका रहेगा 150 मिनट्स। सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सेक्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जिसको हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। बाल मनोविज्ञान हो गया, बाल विकास हो गया और शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इस सेक्शन के अंदर आती हैं। अब बाल मनोविज्ञान में क्या क्या आ सकता है कि बाल विकास जो होता है, बच्चा जो होता है जब वो जन्म लेता है, जन्म के बाद से उसका जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका संवेगात्मक विकास होता है। तो इन पे जो बेस्ड थ्योरीज हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने वो थ्योरीज दी हुई हैं, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो उनके अधिगम से संबंधित जो थ्योरीज हैं, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, जैसे जीन पियाजे जो हैं उन्होंने बहुत एक क्या कहते हैं उसको बहुत बड़ा काम किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। तो उनकी भी एक थ्योरी है जिसमें बच्चे की आयु के हिसाब से उसके विकास को कोरिलेट किया गया है। जब हम इसके क्लासेस आगे देखेंगे तो उसमें हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे। और जीन पियाजे एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी टेट और सी टेट में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3 से 5 क्वेश्चंस भी जीन पियाजे से ले लिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जीन पियाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर हो सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में क्या आता है, हिंदी में इसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। यानी आपकी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जितने टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, टीचिंग मैगजिम्स आ जाती हैं, लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं, ये सारा का सारा इस पेडागोजी में हमें पढ़ना पड़ता है। आपने नाम सुने होंगे, स्किनर का नाम सुना होगा, ठीक है, इसमें लर्निंग थ्योरीज उन्होंने दी थी कि कैसे कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। फीडबैक थ्योरी होती है, मोटिवेशन थ्योरी होती है। इन सारे के जो भी हमने स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, तो ये सारे जो आपने साइकोलॉजिस्ट के नाम सुन रखे हैं, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके कुछ थ्योरीज डेवलप करी थी। उन थ्योरीज में क्या क्या होता है, कैसी टेक्निकल टर्म्स उसमें यूज़ की जाती हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने रहेंगे, पहले सेक्शन में, ये है फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30, उनके मार्क्स भी कितने रहेंगे 30। अब बारी आती है सेकंड सेक्शन की। तो सेकंड सेक्शन आप देख पा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या आता है, जितना भी पर्यावरण से संबंधित आप अगर जानकारी लेंगे, ये सेकंड पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जितनी भी पर्यावरणीय जो भी घटनाएं हुई हैं, जितनी सबमिट हुई हैं, जितनी बैठकें होती हैं, जो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस हैं इनसे जुड़े हुए जो हमारे गोल्स हैं, जितने आपने डेवलपमेंट गोल्स देख रखे हैं, तो उसमें पर्यावरण का क्या सेक्शन या फ्रैक्शन रह सकता है। जो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो रिसेंट में जो बैठक हुई है या प्रदूषण को रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या स्कीम्स चल रही हैं, अभी हरित जो चल रहा है अभियान, इसके बारे में क्या है, अभी एक पेड़ माँ के नाम 2.0, ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज से जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी सरकार की योजनाएं पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलती रही हैं या चल रही हैं, या पहले जो बहुत सारी बैठक और सबमिट हुए हैं जिनकी क्या क्या थीम्स थी, जैसे बहुत सारी बैठकें हुई हैं, उनकी सबकी एक एक थीम होती है। तो आपको वो बैठक किस स्थान पर हुई थी, वो किस वर्ष में हुई थी, किस तारीख में हुई थी और उसकी थीम क्या थी, मुख्यतः ये याद रखना है। और उसका मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था। जैसे किसी का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन होता है, किसी का उद्देश्य प्लास्टिक जो है प्रदूषण उसको रोकना होता है, किसी का उद्देश्य स्वच्छता को लेकर होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंटली याद रखना है, पढ़ना पड़ेगा। कितने मार्क्स का है ये भी 30 मार्क्स का है
और इसके मार्क्स 30 हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने हैं, 30 हैं। इसके बाद अब आगे जो बारी आती है वो आती है भाषा की, यानी कि लैंग्वेज। देयर आर 2 काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, यू कैन सी इट इज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सो द थर्ड सेक्शन इज फॉर लैंग्वेज 1। नाउ इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, आप पर निर्भर करता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी को रख रहे हैं या लैंग्वेज 1 इंग्लिश को रख रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी को रख रहे हैं तो इंग्लिश जो होगी वो लैंग्वेज सेकंड में आप ऑप्ट करेंगे, और अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रख रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी ऑप्ट करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये होता है, आपको अगर लग रहा है कि आपने लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम में आपने अगर उल्टा कर दिया कि लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व कर दिया, तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज 1 जो है वो कैसा होना चाहिए। जो भी आप सेलेक्ट करें, आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो आपने जिस ऑर्डर में इनको ऑप्ट किया है अपना फॉर्म भरते समय, आपको तैयारी का लेवल भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो जो पेपर में आती है कि लैंग्वेज 1, तो आप वो हिंदी अगर सेलेक्ट किया है तो हिंदी वाला सेक्शन ही सॉल्व करेंगे, और अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। इनमें क्या क्या आता है अभी डिटेल में हम इसको देखेंगे। अभी हम पार्टीशन इसका देख रहे हैं कैसे कैसे दिया हुआ है। तो 3 और 4 जो होते हैं वो प्रॉपरली लैंग्वेजेस से रिलेटेड होते हैं। लैंग्वेज हिंदी के जो होते हैं व्याकरण संबंधी जितनी चीज़ें आती हैं वो, सामान्य लेखक, गद्य के लेखक अलग आते हैं, पद्य के लेखक अलग आते हैं। और जो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए क्योंकि हिंदी आप सबने शुरू से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी है, तो उसमें डीप चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, संधि समास आ जाते हैं, मुहावरे आ जाते हैं, और हिंदी व्याकरण की जितनी चीज़ें हैं आप ये मान लीजिए उन सब में से कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें आना ही आना है। तो इसको अच्छे से आप अपना एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं हिंदी की, बहुत सारी बुक्स आती हैं व्याकरण से संबंधित, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश की जो किताब आती है, इंग्लिश का जो भाषा जो सेक्शन आएंगे उसमें क्या आता है, इंग्लिश की जितने चीज़ें हैं उनके राइटर्स हो गए, इंग्लिश की बुक्स हो गई, बुक्स के राइटर्स हो गए, और जो इंग्लिश ग्रामर होता है, ग्रामर का तो बहुत सारा पोर्शन होता है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया उसमें, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप प्रीपोजिशंस भी चले जाइए, आप वर्ब देख लीजिए उसमें। उसके अलावा जो आपके एक्टिव पैसिव होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक कंपलसरी सब्जेक्ट के फॉर्म में हाई स्कूल से पहले ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो इनको एक बार आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको वो चीज़ हम धीरे धीरे रिवाइज़ करा दें। तो इनकी जो वेटेज रहती है वो भी कितनी रहती है, 30 रहती है फर्स्ट लैंग्वेज की, और सेकंड लैंग्वेज की भी क्या रहती है, 30 ही रहती है। तो 4 सेक्शन हमने यहाँ पर देखे, कौन कौन से, कि फर्स्ट जो था वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड था इन्वायरमेंटल स्टडीज़, थर्ड था लैंग्वेज 1 दैट इज़ आइदर हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप ऑप्ट करना चाहें। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में अगर आप जाएंगे तो वो हो जाता है हमारा अदर लैंग्वेज। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ मैथमेटिक्स। ये एक ऐसा विषय है जिसके नाम से कभी कभी लोग घबराने लगते हैं, लेकिन मैं एज अ मैथ टीचर और एज अ मैथ स्टूडेंट आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ और अपने आप पर बिलीव करके अगर मैथ्स को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें इतना कर लेंगे कि आपको यूपी टेट जो होगा वो एक क्वालिफाइंग जो सर्टिफिकेट है उसके फॉर्म में आपके हाथ में होगा। तो इससे डरना नहीं है, इसको करना है, ठीक है, डरना नहीं है, करना है। तो मैथ्स में हम क्या चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ्स आती है, लेकिन उसकी जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अच्छा भी होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम से शुरू होता है, संख्या पद्धति से शुरू होता हुआ ये, उसके बाद ये जिसमें आपका भिन्न आ जाती है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों की गुणा, प्रतिशत आ जाता है, लाभ आ जाता है, हानि, लाभ हानि के साथ लाभ हानि का प्रतिशत आ जाता है। उसके अलावा आप और ज़्यादा देखेंगे तो काम समय चाल के भी कभी कभी इसमें प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अप टू 8th ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। एक कॉमन से जो मैथमेटिक्स है वो इसमें प्राइमरी सेक्शन में आती है। ये आपका 5th पार्ट हो जाता है। वेटेज इसकी भी क्या रहती है, 30 ही रहती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमने पढ़ी हैं लेकिन वो फेड अप हो गई हैं। तो वो फेड अप हो चुकी हैं तो उस पर से हमें क्या करना है, डस्टिंग करनी है, यानी डस्ट उस पर से हटानी है, तब हम अपने एग्ज़ाम के लिए क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे।
तो ये हमने देखा कि जो इसका डिवीज़न था, सब्जेक्ट्स का डिवीज़न था, वो इस तरीके से हमने देख लिया है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि इसकी डिटेल में क्या दे रखा है, कि इसकी डिटेल में क्या दे रखा है। देखिए, ये है प्राइमरी लेवल का पेपर 1 का सिलेबस। अब सिलेबस जब हम डिटेल में बात करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी इसमें अभी हमने जो 5 सेक्शंस देखे थे उनमें क्या क्या आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यूपी टेट पेपर 1 कंसंट्रेट्स ऑन द एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड टू क्लास 1 to 5, यानी जितना फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजिकल मेथड्स रहे हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज रही हैं, ठीक है, फिर वो चाहे इंटेलिजेंस की हो, फिर वो चाहे लर्निंग की हो, वो प्रैक्टिस की हो, ट्रायल एंड एरर की हो, इन सब के बारे में बात होगी। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट पहले रहे हैं या एजुकेशनिस्ट रहे हैं उनके बारे में हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक्स इन दिस पेपर प्रायोरिटाइज कंप्रेहेंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड द ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि जो क्वालिटीज़ होती हैं, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, क्वालिटीज़ इन अ गुड स्टूडेंट्स, उनकी क्या हैबिट्स होती हैं, लर्निंग हैबिट्स स्पेशली, इसके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, बच्चों की जो नीड्स होती हैं या उनकी जो थिंकिंग पैटर्न होता है पेडागोजी में, ये सब इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स 1st to 5th में, क्योंकि ये डिटेल्ड होती हैं और मोस्टली एग्जाम्स में एनसीईआरटी के सिलेबस को ही देखा जाता है। तो दिस सेक्शन ऑन मैथ्स एंड ईवीएस एनालाइजेस द कैंडिडेट ऑन इट्स फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला था कि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फैक्ट्स पे बात करता है, यानी प्रॉपरली उसमें डेट होनी चाहिए, जो थीम है उसका थीम का नाम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, जैसे अर्थ पे कई बार सबमिट होते हैं तो उसमें थीम क्या रही है उसकी। ठीक है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिसको हम SDG भी बोलते हैं, तो वो रिलेटेड होता कहीं ना कहीं इनसे, तो उस पर भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, और जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, सिंपली एग्जामाइन द कैंडिडेट फॉर द स्किल्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, यानी जो हिंदी है या इंग्लिश है, इसमें इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो भी आपकी जो स्किल्स होंगी उन पर बेस्ड इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हिंदी का पेपर का सिलेबस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सिलेबस, कि हिंदी के सिलेबस में जो है वो क्या क्या पूछा जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा स्वाइप करते हैं। हमने अभी ये पॉइंट अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्राइमरी लेवल का पेपर 1 का यूपी टेट का सिलेबस। अब देखिए आपके सामने इस समय हमने हिंदी का ये जो सिलेबस है वो ओपन कर रखा है। आप बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं कि यहाँ पे अपठित अनुच्छेद, यानी ये पहले जो अपठित गद्यांश होता है उसी की बात है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन, इनके बारे में बातचीत। अब स्वर व्यंजन में कितने कितने स्वर और व्यंजन होते हैं ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इसके वर्ग होते हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, इसमें जो होता है वो क्या क्या आता है। ठीक है, कितने इसमें वर्ग होते हैं, कितने अनुस्वार क्या होता है, इसमें अनुनासिक क्या होता है, इनके बारे में पूछा जाता है। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, इसके बारे में बात होगी। वाक्य रचना, अब वाक्य रचना में जब वाक्य रचना होती है तो उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और पार्ट्स में क्या क्या आता है, संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, क्रिया आती है उसमें। तो इनकी जानकारी आपको बेसिकली होनी चाहिए। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, जैसे यहाँ पे आप जो कुछ शब्द देख पा रहे हैं इनका एक विशेष प्रयोजन होता है। जैसे जो कुछ इसमें से उष्ण वर्ण होते हैं, ठीक है, तो कुछ अयोगवाह हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्यों इनका नाम ऐसा रखा गया है, इसके बारे में भी आपको जानना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ होती है कि चंद्रबिंदु और बिंदी, जिसको हम ऊपर लगाते हैं, अनुस्वार बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें अंतर कैसे हम करते हैं उसको बोलने में, स्वर में भी। ठीक है, जैसे एक होता है डंडा और एक होता है चांद। यहाँ पे अंतर आपको बोलने में ही समझ में आएगा, डंडा और चांद। तो जब चंद्रबिंदु लगता है तो स्वर के साथ, ठीक है, उसको वर्ण को बोला जाता है।
तो संयुक्ताक्षर में क्या क्या आते हैं, जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है। और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, ये इसमें आएगा। सभी प्रकार की मात्राएं, इनका प्रयोग इसमें पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट ये आता है विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, ठीक, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, ये सब जानते होंगे आप, ठीक है। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट, उल्टा, ठीक है। समानार्थी का मतलब कि वो शब्द होता है, शब्द अलग होता है लेकिन उसका अर्थ वही होता है, जिसको हम कभी कभी पर्यायवाचियों में भी बोल देते हैं कि उसका अर्थ समान अर्थ होता है, शब्द अलग होता है। तुकांत में क्या होता है, उनका बोलने का जो राइमिंग होती है, मतलब स्वर होता है, वो एक जैसा निकलता है, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एकांत, शांत, ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तुकांत, दुखांत, सुखांत इत्यादि। और अतुकांत कौन से होते हैं, जिनमें वो राइमिंग नहीं आती है। समान ध्वनियों वाले शब्द, वचन, लिंग एवं काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये हो जाता है। काल जो होते हैं उसमें आपको पता होगा कि वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। और वचन जो होते हैं वो एक वचन होते हैं, द्विवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। इन पर बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो फेडअप हो गई हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद बात होती है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। ये एक नया इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारी लोक भाषा होती है, जो पर्टिकुलर जगह की भाषा होती है, जैसे अवधी हो गई, बुंदेली हो गई, ये लोक भाषाएं हैं, उस जगह से ही ओरिजिनेट हुई हैं। और उन्हीं के बारे में देशज शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे सिर को कभी कभी आड़ी बोलते हैं, तो आड़ियाँ शब्द कैसा हो गया, देशज हो गया। प्रत्यय उपसर्ग आप पहले से पढ़े हुए हैं कि अंत में लगते हैं या शुरुआत में लगते हैं, जैसे समानता और असमानता, ठीक है। तद्भव, तत्सम, किसी भी शब्द का परिष्कृत या फिर बिगड़ा हुआ रूप, वो तद्भव और तत्सम, जैसे आग और अग्नि, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं जो आप देखेंगे इसमें, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। शब्दों की पहचान, देशज शब्दों की पहचान और उसमें अंतर। फिर आता है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ। लोकोक्तियाँ होती हैं जैसे सिर मुड़ाते ओले पड़ना, मुहावरे होते हैं। इसका मीनिंग जो होता है वो नहीं होता जो हमें पढ़ने में समझ में आ रहा होता है, जबकि इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत डीप होता है। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर नीचा करना, सिर नीचा हो जाना, ये सब सुनने में तो लग रहा है कि एक फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद संधि आती है। संधि भी कौन सी, एक स्वर संधि होती है, ठीक, एक व्यंजन संधि होती है और तीसरी होती है विसर्ग संधि। आप सबने इनको बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा है। स्वर संधि कौन सी होती है, जिसमें स्वरों का जो होता है संयोजन आपस में किया जाता है, जिसमें दीर्घ आती है, गुण आती है, वृद्धि संधि आती है और यण आती है, अयादि आती है। व्यंजन संधि कौन सी होती है, इसमें व्यंजन आपस में मिलकर एक संधि का रूप ले लेते हैं, एक शब्द नया शब्द का रूप ले लेते हैं। और विसर्ग संधि कैसी होती है, जिसमें विसर्गों को विलोप करके एक नया शब्द बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है निह संदेह, निह में विसर्ग आता है बीच में, लेकिन जब उसको मिलाकर पढ़ते हैं, संधि में मिलाकर पढ़ते हैं, तो बोलने में आता है वो निस्संदेह। तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आखिर में आता है वाच्य, समान और अलंकार के भेद। ये भी आपका पढ़ा हुआ है कि अलंकार जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अगले सेक्शन में देखेंगे तो इसके बाद आती है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ठीक है। जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए। कैसे रहे लोग, ये बहुत प्रख्यात जो कवि और लेखक रहे हैं। कोई उपन्यासकार है, ठीक है, कोई कवि है, कोई गद्य में माहिर है, कोई पद्य में माहिर है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की है आंसू है, लहर है, झरना है, ठीक। और मुंशी प्रेमचंद जी की है नमक का दरोगा है, गबन है, गोदान है। ये ऐसे महाकाव्य रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। और अब आती है इसकी पेडागोजी की बात। पेडागोजी यानी हिंदी की जो आपने पीछे पढ़ी वो तो सब इनकी लर्निंग से रिलेटेड थी, लेकिन अब पेडागोजी में क्या आएगा, इसका मेथड क्या है, ठीक है। इसकी जो एक तरीके से कहा जाए इसकी टेक्निक्स क्या है, जिनके बेसिस पर हम इसको अधिगम और शिक्षण से जोड़ सकते हैं। तो हिंदी पेडागोजी में क्या क्या आता है, इसमें आता है अधिगम और अर्जन, कैसे सिखाया जाएगा इसको। भाषा अध्यापन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं।
क्या लर्निंग की थ्योरीज होती हैं, सुनने और बोलने की क्या भूमिका रहती है। अब ये तो एक प्रारंभिक जो होते हैं कौशल होते हैं भाषा के, सुनना और बोलना। और जो उच्च कौशल होते हैं, सेकेंडरी द्वितीयक होते हैं, वो कौन से होते हैं, पढ़ना और लिखना। तो ये जब आपको नहीं पता होगा तब आप उस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन पर बात नहीं कर पाएंगे। फिर भाषा का क्या कार्य होता है, बालक एक उपकरण यानी टूल के रूप में इसको यूज कैसे कर सकता है। भाषा क्या है, संवाद जो है वो क्या है, एक हमारे विचारों को भेजने का एक माध्यम होता है। तीसरी चीज आती है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। व्याकरण की भूमिका पर, यानी इसमें व्याकरण की बात आएगी कि अगर कोई विचार आप किसी माध्यम से, भाषा के माध्यम से भेज रहे हैं, तो वो वाक्य जो है वो एक प्रॉपर वाक्य के रूप में है या उसका कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं, उसमें जो व्याकरण के आधार पर आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में बात होगी। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, उनको पढ़ाने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या त्रुटियां रहती हैं, कैसा विकार है, और केवल इतना ही नहीं, इनको सुधारा कैसे जा सकता है, इसके बारे में बात होगी। भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोधगम्यता, प्रवीणता, इनका मूल्यांकन करना, ये सर्वोपरि जो आपने अभी देखा था, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चूंकि 21st सेंचुरी चल रही है तो मल्टीमीडिया सामग्री भी इसमें ऐड हो जाती है। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल जो रिसोर्सेज होते हैं, भाषा सीखने के कितने और तरीके आप देखेंगे, उनके बारे में बात हो सकती है। और जो त्रुटियां थी उनको दूर करने के बाद जो एक नीड होती है रेमेडी की, कि आप किसी को अगर भाषा पर रिमीडियल टीचिंग करना है, आपको सिखाना चाहते हैं, वो बच्चा कमज़ोर है, तो उसके बारे में आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स, या फिर आप उन सब्जेक्ट्स की बात, जो मेथड्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो कैसे आप बताएंगे। तो ये है हिंदी का। अगला देखते हैं। अब आती है बारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या क्या है, इंग्लिश में देखिए ये आपकी सारी चीज़ें नोन हैं, आप एक बार इसको ज़रा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो यूपी टेट में इंग्लिश में अनसीन पैसेज, जैसे उसमें अपठित गद्यांश था, इसमें अनसीन आता है, ठीक है। आर्टिकल्स आते हैं, ए एन और द कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्या इसके पीछे थियोरीज रहती हैं इनकी। द सेंटेंस, सेंटेंस जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। पंक्चुएशन करेक्ट करना है, कहाँ पर कॉमा आता है, कहाँ पर फुल स्टॉप आता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लामेटरी साइन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये पंक्चुएशन में हमसे इंग्लिश में पूछा जाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये सेंटेंस को फॉर्म करने के दो एक पिलर्स होते हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तभी आप सेंटेंस को कंप्लीटली समझ पाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड को कैसे फॉर्म किया जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेज, कि सेंटेंसेज में जैसे आपने देखा होगा कि कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव होता है, ठीक है, इंटरोगेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी होता है। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस के बेस पर अलग अलग टाइप से देखे जाते हैं। उसके बाद आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट वे, जिसको हम एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, और दूसरा उसी बात को अगर कोई अदर पर्सन या फिर अलग तरीके से कहा जाएगा तो वो उसी का पैसिव होता है। तो कभी आपको एक्टिव देके पैसिव फॉर्म में पूछ लिया जाएगा और कभी पैसिव देकर एक्टिव फॉर्म में पूछ लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग प्राइमरी क्लासेस से लेकर अपर क्लासेस तक कंटिन्यू चलती है, 12th तक आप इसको देख पाते हैं। देन नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे के सारे इसी के एक पार्ट होते हैं, ठीक है। कि नाउन क्या होता है, संज्ञा होती है। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। और प्रीपोजिशन, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, बहुत ईजी है। और फिर आता है टेंसेस, ये बहुत देखने में ईजी लगता है लेकिन ये बहुत वृहद है, बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बेसिकली सेक्शन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसके अंदर जो होती हैं वो सबकी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। तो ओवरऑल इंग्लिश का ये जो है सिलेबस वो इतना ही होता है। उसके अलावा एक जेंडर और इसमें मेंशन उन्होंने कर रखा है कि इसमें पूछ लेते हैं कि मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, ये आपको पढ़ के पता चल जाता है, एमसीक्यू इस पे बेस्ड आ जाता है।
उसके बाद ये संस्कृत का जो सिलेबस है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, उर्दू का भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंटली मैं देखता हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हमने गूगल फॉर्म शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों ने रिस्पॉन्सेज हमने प्रोवाइड करे हैं। तो उसमें हमने सब्जेक्ट्स आप लोगों से ओपिनियन मांगा था कि प्राइमरीली हम किस सब्जेक्ट पर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करें। तो ऐसा मानिए आप मोर देन 50% जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसको पहले नंबर पर स्थान मिला है, यानी अधिकतर लोग जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसमें क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें कि Child development, learning and pedagogy syllabus is a thorough manual and that aids candidate in making an effective test preparation plan. UP Basic Education Board hold this exam to choose qualified candidates and so on and so on. लेकिन हम इसमें बात किसकी करेंगे उस पर आ जाते हैं, स्टूडेंट्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब देखने में ये लग रहा है कि केवल 2 ही 3 चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इतनी डिटेल है कि आप जब पढ़ेंगे इसको तब आपको आइडिया लगेगा कि ये वाकई में कितना एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। कॉग्निटिव केवल नाम में कॉग्निटिव है, लेकिन इसकी थ्योरीज जो हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरीज इसमें मिल जाती हैं। इमोशनल एस्पेक्ट, उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, तो ये सारी की सारी अलग अलग लोगों ने थ्योरीज दे रखी हैं। इसमें आप जीन पियाजे पढ़ते हैं, कर्ट लेविन पढ़ते हैं, वाइगोट्स्की पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जो लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि स्किनर होते हैं, पावलव होते हैं और कोहलर होते हैं, कोहलर एंड कोफ का। तो आगे देखते हैं इसमें और सिलेबस में क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की है कि चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास में क्या है, मीनिंग, नेसेसिटी एंड स्कोप, कि बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है हमें, और तीसरी चीज़ इसका स्कोप क्या है, कितना विस्तार है इसका, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इसकी हमें आवश्यकता होती है। फिर स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसकी स्टेजेस कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे 0 से 2 साल तक होती है। इसमें कई सारे वर्गीकरण हैं, ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण इसमें दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें इनकी बिल्कुल जन्म से, तो जन्म से यानी 0 से 2 साल तक, 2 से 5 साल तक, ठीक है, 5 से 7 साल तक, ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस दे रखी हैं। फिर उसमें हमें क्या पढ़ना होगा, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना होगा कि बच्चे की जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार होता है, ठीक है, उसमें प्यूबिक एज आती है, वो कब आती है, ठीक है, बच्चों की आवाज़ भारी कब होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास इसमें किस तरीके से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो आपने एक पढ़ा भी होगा कि किशोरावस्था जो है वो तूफान की अवस्था है, किसने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा है। तो ये जो लोग हैं इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं, किन किन स्टेटमेंट्स को उन लोगों ने दे रखा है, वो आ जाता है, वो उसकी परिभाषा मान लीजिए या उसके बारे में कथन मान लीजिए, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चा कब बोलना सीखता है, कब इशारों से अपनी बातों को समझाना सीखता है, वो कब खड़े होकर चलना सीखता है। तो ये आपने सबने बीएड में, बीटीसी में जब भी करा होगा तो उसको ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो ऐसा एक टॉपिक है जो बच्चों की मनोविज्ञान को से बड़ों के मनोविज्ञान तक कनेक्ट करता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसिव एबिलिटी, जैसा नाम से हम समझ पा रहे हैं कि बच्चा जो होता है उसके अंदर योग्यता जो है वो एक्सप्रेस करने की वो किस तरीके से विकसित होती है, इसके बारे में आपको स्टेजेस के बारे में जानकारी हो। और क्रिएटिव एबिलिटी, सृजनात्मकता, उसके अंदर रचनात्मकता की जो योग्यता है उसका विकास किन तरीक़ों से होता है। तो ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट में हम ये सारी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो मीनिंग का मतलब अर्थ और प्रिंसिपल्स का मतलब जो इसके सिद्धांत हैं, किसके, लर्निंग के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। बहुत बड़ा एक चैप्टर, बहुत बड़ा एरिया है ये कि तो अधिगम जो होता है जिसको हम सीखना बोलते हैं सामान्य भाषा में, कि उसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ लर्निंग, उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं जो इस अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात होगी। इन्फ्लुएंशियल मेथड ऑफ लर्निंग,
कि अधिगम को और इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से टीचिंग मेथड्स आप यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर रूल्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ नियम भी होते हैं, उसमें थॉर्नडाइक का क्या रोल रहा है इसके बारे में बात होगी। थॉर्नडाइक ने एक बहुत तगड़ी रिसर्च इसमें कर रखी है कि लर्निंग पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कई सारे सिद्धांत दे रखे हैं, टोटल 8 है अगर वो काउंटिंग में जाएंगे, कुछ प्राइमरी है और बाकी इसमें उन्होंने जो 5 दिए हैं वो सेकेंडरी दे रखे हैं। तो उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनकी लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इसकी बात की जाएगी। सेकेंड पॉइंट है द की प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन क्लासरूम टीचिंग, कि वो जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्लासरूम टीचिंग में क्या प्रैक्टिकल यूटिलिटी रहती है, मतलब क्या व्यवहारिकता है उसकी, जो हम पढ़ रहे हैं सिद्धांतों को, कक्षा में उसकी क्या व्यवहारिकता है, इनकी बात हम करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ थॉर्नडाइक अटेम्प्ट एंड ट्रायल, यानी कि ट्रायल एंड एरर की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति गलतियां करता है, फिर उसको कोशिश करता है, फिर प्रयास सफल होता है, फिर दोबारा उसको कोशिश करता है, फिर प्रयास सफल तो होता है। तो गलतियां कर करके सीखने का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने किन चीज़ों पर बेस्ड है वो बात करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर रखा था उसको हम देखेंगे। फिर पावलोव रिलेशन थ्योरी ऑफ फीडबैक, ठीक है, आपने सुना होगा SR थ्योरी और RS थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, क्योंकि इसमें एक में पहले स्टिमुलस आता है उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, और जो दूसरी थ्योरी है उसमें पहले रिस्पॉन्सेज आते हैं, तब आपको एक रिजल्ट मिलता है, उसके बाद फिर स्टिमुलस पैदा हो जाता है। तो ये दोनों थ्योरी जो है वो आप पढ़ेंगे, एक स्किनर की होती है, एक पावलोव की होती है। दोनों ने अलग अलग और सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे पावलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि स्किनर ने कबूतर पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। दोनों की हम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं पढ़े थे, उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े थे, और एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे उसके बाद कोहलर की थ्योरी, ठीक है, कैसी थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी, कोहलर की इनसाइट थ्योरी। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो अंतरसूच हिंदी में बोलते हैं इसको, कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में घिरा हुआ होता है तो उसकी एक इंसाइट डेवलप हो जाती है कि वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक नतीजे पर पहुंचता है, उसके बाद वो प्रयास करता है, यानी कि एक्स रिस्पॉन्सेस देता है। तो कोहलर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। फिर बारी आती है वाइगोट्स की। इन्होंने लर्निंग कर्व्स दे रखे हैं, ठीक है, सीखने के कर्व्स, यानी कि जिसमें पठार होते हैं, प्लेशूज होते हैं, कि जैसे एक बच्चा जो है एक लेवल तक सीखता हुआ जाता है, उसका ग्राफ जो होता है वो अप जाता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो जो होता है वो फ्लैट होने लगता है, ठीक है, और ये बहुत प्रैक्टिकली सही भी है। तो अगर आप वहाँ पर स्पेशल एफर्ट्स नहीं देंगे तो वो जो प्लेशू है यानी पठार है, वो लर्निंग का जो पठार है वो स्ट्रेट रहेगा, वो फिर से दोबारा माउंटेन फॉर्म में नहीं आ पाता है। तो क्या कॉजेज होते हैं उसके, कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं, ये वाइगोट्स की थ्योरी में हम लर्निंग का उसमें पढ़ते हैं। जो सेकंड सेक्शन आप देख रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग क्लासरूम में यूज़ ऑलरेडी करते हैं, लेकिन किसने दिए थे, क्या नाम होते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बात की जाएगी। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टीचिंग, क्या उद्देश्य होता है शिक्षण का। कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारे और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन जो है उसका क्या महत्व होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कितने सारे सिद्धांत होते हैं। देन सोर्सेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड्स, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, जैसे ये भी दो होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिसमें जो पुराने मेथड्स हमने देखे हैं कि पहले व्याख्यात्मक रहता रहा, जो शिक्षक केंद्रित होता था, लेकिन अब जो टीचिंग मेथड्स आ गए हैं वो छात्र केंद्रित आ गए, तो बच्चा इसमें सेंटर में आ जाता है, तो आपको एक गाइड की तरह रोल प्ले करना होता है। वो क्या होते हैं, क्या अप्रोचेस रहती हैं हमारी। बेसिक टीचिंग और बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग। अब आप कहेंगे बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग में क्या, बेसिक स्किल्स का मतलब होता है कि शिक्षण के लिए कौन से वो जो कौशल हैं वो आवश्यक होते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एक कौशल होता है ब्लैक बोर्ड पर सीधा लिखना, दूसरा कौशल होता है ब्लैक बोर्ड पर खड़े होने का तरीका, कि आपकी बैक साइड जो है वो सामने, बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे एंगल पे खड़े हो कि आप दोनों तरफ मॉनिटरिंग कर पाएँ। तो ये भी क्या होता है, टीचिंग का एक स्किल होता है। टोटल 16 हमने पढ़ रखे हैं अपने टाइम में, तो वो 16 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उसकी हम बात करेंगे। थर्ड सेक्शन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूजन की जब भी बात होती है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक वैरायटी के फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग अगर देखें इसकी कहाँ से, इंक्लूजन मीन्स आइडेंटिटी,
टाइप, रिजोल्यूशन। ठीक है, एक्सक्लूडेड क्लास क्या होती है? लैंग्वेज, रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, यानी कि क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर जो इंक्लूजन होता है। जैसे एक बच्चा भोजपुरी बोल रहा है, दूसरा बच्चा बंगाली बोल रहा है, अब आपको एक ही क्लास में दोनों बच्चों को पढ़ाना है। हाउ विल यू इंक्लूड, कैसे करोगे आप? इसके बारे में कुछ मेथड्स होते हैं, उनकी यहाँ पर बात करी जाएगी। कलर के बेसिस पे, वैसे तो रंग भेद यहाँ पर इंडिया में कम ही होता है, क्योंकि हम एक कलर के नहीं होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। रेसिज्म जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होता है। फिर भी कलर के बेसिस पे भी जो होती है इंक्लूजन, हम देखेंगे क्लास में कैसे मैनेज करना है। जेंडर बायसनेस, इसको हटाना है। इसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? फिजिकल स्किल्स होते हैं, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, ऐसे बच्चे जो चैलेंज है, जिनको देखने में परेशानी है। हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनको सुनने में परेशानी है। स्पीच एंड बोन इम्पेयर्ड है, जिसको ऑर्थोपेडिकली हम चैलेंज बोलते हैं, जो बच्चा सही से बैठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके हाथ पैर थोड़े से ऐसे हैं कि वो अपने जो रेगुलर फंक्शंस हैं वो क्लासरूम में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। इसके बाद मेंटल एफिशिएंसी, इसकी बात होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी हमने अभी नाम पढ़े हैं, इन सब के साथ आपको कैसे क्लास में इंक्लूजन मेंटेन करना है, ये हम इसमें देखते हैं, और इसमें से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। देन इक्विपमेंट्स, मटेरियल, मेथड्स, TLM, ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन। ये सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे कि क्या क्या इसमें हमें ज़रूरी होता है, जो इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन नेसेसरी टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग द लर्निंग ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन। अब आप उस बच्चे को कैसे असेस करोगे, कैसे आकलन करोगे कि वो बच्चा सीख भी रहा है या नहीं? आपने सारे बच्चों को क्लास में एक मुख्य धारा में बैठा लिया है, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उस चीज़ को सीख पा रहा है या नहीं? हाउ विल यू टेस्ट द लर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट? तो वो आपको कौन कौन से टूल्स, कौन, जैसे कोई साइकोलॉजिकली अगर चैलेंज है तो आप उसको उसके लेवल से कौन से टूल से असेस करोगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट होती है देखने वाली बात। ये भी आप इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट है स्पेशल टीचिंग मेथड्स। तो ये हमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक ही क्लास में इंक्लूजन करोगे, सारे बच्चों को एक साथ बैठाओगे, तो आपको अपने टीचिंग मेथड्स को भी क्या करना पड़ेगा? वेरिएट करना पड़ेगा। जैसे जो बच्चा देख नहीं सकता उसको आप ब्रेल प्रोवाइड कराओगे। ब्रेल क्या होता है? एक लिपि होती है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए उभरे हुए जो कुछ सिंबल्स होते हैं उसको वो छू कर पता करते हैं। हर नोट पर भी एक ऐसा सिंबल होता है जिससे वो छू कर बता देते हैं कितने रुपए का नोट है। तो ब्रेल एक मेथड है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। देन द लास्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव चिल्ड्रन। अब उन बच्चों के, केवल उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है, कि आपको इंपॉर्टेंस बतानी है उनको कि उनके पेरेंट्स कैसे उस बच्चे को कैरी ओवर कर पाएं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों आप कैसे ट्रीट करें, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, कितने तरीके की होती है, कौन से मेथड आपको यूज़ करने पड़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस सारा का सारा आप देख रहे हैं किस में आ रहा है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आ रहा है। आगे आता है EVS। अब EVS है, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो डेफिनेटली इसमें ट्रीज प्लांट की भी बात होगी, और केवल ट्रीज प्लांट की बात नहीं होगी, सोसाइटी की भी बात होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट केवल पेड़ों से संबंधित नहीं होता है। इन्वायरमेंट संबंधित होता है हमारे आसपास के परिवेश से। उस परिवेश में हवा, पानी, जल और समाज, परिवार, खाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो जब EVS की आप बात करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर EVS में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहला है अकोमोडेशन, यानी आप कैसे एडजस्ट करते हैं अपने वातावरण के साथ, इसकी बात होगी। ट्रीज एंड प्लांट्स की तो बात होगी ही होगी, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे परिवेश में पाए जाते हैं, किससे क्या बेनिफिट होता है, कौन से मेडिसिनल प्लांट होते हैं, इन सब की चीज़ों की बात होती है। देन फैमिली, ठीक है, फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन लीडर होता है हमारी फैमिली में, क्या स्ट्रक्चर है हमारी फैमिली का, सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंडिया जो है एक जॉइंट फैमिली कल्चर का रहा है इसमें सिस्टम, तो उसके बारे में चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। देन फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल ये जानना कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में क्या आसपास है, ठीक है, वाटर हो गया, ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस इन्वॉल्व इन द लोकल प्रोफेशन,
ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए। लोकल प्रोफेशन का मतलब होता है कि कोई अपने रीजन के बिलोंगिंग में ही क्या चीज़ शुरू करता है जो एक बिजनेस की तरह वो देख पाता है। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। अब स्पोर्ट्स तो आपको पता है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? स्पोर्ट्समैनशिप होती है एक हेल्दी कंपटीशन, यानी अगर आपके पार्टिसिपेंट को आपकी नीड है तो यू विल प्रोवाइड द नीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर इंडिया में फॉरेस्ट, ट्रैफिक, रिवर्स, प्लेश्यूज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन, अब आप कहोगे ज्योग्राफी का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंटली इन्वायरमेंट का पार्ट है। देन माउंटेन्स, स्टोन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ट्रैफिक, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे ईवीएस में आता है कि कौन से आपके राइट्स हैं, कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको ये पता होना चाहिए। गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, नगर पंचायत क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटी क्या काम करती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम करता है, टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका क्या मतलब होता है, विलेज पंचायत हमने देखा ग्राम पंचायत होती है, प्रधानी उसमें होती है, अभी प्रधान का जो होता है एक पद होता है, ठीक है। और अभी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज पंचायत भी आई थी, तो आप जब वो उन सब के माध्यम से क्या करा जाता है, चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसमें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका क्या रोल होता है, ठीक, वो कैसे जज मतलब डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलाते हैं। जुडिशरी सिस्टम कैसे हमारे मतलब क्या मीट करती है हमारे रिक्वायरमेंट्स को, अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो हमारे फेवर में कैसे काम करती है। एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेशनल एंड नेशनल सिंबल्स, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। वोटिंग का क्या सिस्टम रहता है, नेशनल यूनिटी क्या होती है, नेशनल इंटीग्रिटी क्या होती है, इस सारा का सारा आपको ईवीएस में ही देखना होगा। आफ्टर इट, नीड ऑफ एनवायरमेंट, नीड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए कई सारे लॉ बने हुए हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है बल्कि प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है हमारे आगे की आने वाली जनरेशन के लिए। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टुवार्ड द इन्वायरमेंट, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, वो नियम बना के ज़बरदस्ती करा रही है, लेकिन आपकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, ये भी इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी ओपिनियन जानी जाती है। देन स्कीम्स ऑपरेटेड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत सारी चल रही हैं, उसके नाम आपको पता होने चाहिए, क्या उनका मोटो है ये पता होना चाहिए, और उसमें क्या किया जाता है, कितने सालों का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, कब तक पूरा करना है, इस सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आफ्टर इट, ईवीएस के सिलेबस में एक चीज और रह जाती है कि लर्निंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, ये टीचिंग इश्यूज में हम बात कर रहे हैं। ईवीएस में ही आता है लेकिन टीचिंग इश्यूज हैं, तो ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर हम थोड़ा सा एकेडमिकली देखेंगे कि लर्निंग प्रिंसिपल जो है उसमें क्या इश्यूज रहते हैं, स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, इनके रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जाता है, कॉन्सेप्ट एंड कोवर्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें भी डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल स्टडीज, कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाकी चीज़ों के साथ, अप्रोच टू प्रेजेंट रिटेंशन एक्टिविटी, कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपने पढ़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, CCE, बहुत इसका अभी पिछले कई सालों में हमने देखा है, बहुत सारा इसका वर्क हमने किया है। टीचिंग मटेरियल, इक्विपमेंट, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क, एंड लास्ट में प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ईवीएस का ये सारा सिलेबस जो हमने अभी देखा, इसके बारे में इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमारे पास एक सब्जेक्ट अभी रह गया, हमने हिंदी देख लिया, इंग्लिश देख लिया, हमने चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी देख ली, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मैथ्स। अब अगर बात करें हम मैथ्स की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मैथ्स के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो ये पेपर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम, क्या क्या आ सकता है उसमें, नंबर सिस्टम में क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, रेशनल नंबर्स आएंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आता है, कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे चेंज करते हैं, यानी भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाएंगे, दशमलव का क्या रोल होता है, वहाँ पर जो अनुपात होता है उसका क्या रोल होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यूजिंग परसेंटेज, हम कैसे चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि जैसे अलग अलग यूनिट्स होती हैं तो उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज
और डिक्रीज़, कि कितने % वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने % कमी हुई है, डिस्काउंट में भी यूज़ होता है वो, तो उसके क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। औसत निकालने को पूछा जाता है, जैसे हम जब रिजल्ट बनाते हैं तो भी हम एवरेज देखते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये क्या होता है, दो चीज़ों की तुलना आपस में करी जाती है, इस पे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जितनी बैंकिंग करते होंगे वो सब जानते होंगे कि एक परसेंटेज होती है जो सालाना लगती है हमारे मूलधन पर, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और उसको ऐड करके जो हमें मिलता है वो उसको हम अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्रधन बोलते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इतने आसान नहीं आते जितने हमें लग रहा है बात करने में, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो साल दर साल अब हर पिछले मूलधन पर बढ़ता हुआ लगता है, इसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैथ्स का पोर्शन है ये बिल्कुल बेसिक, अगर आप किताब देखेंगे अप टू 8th या फिर 10th तक की, तो ये सारे के सारे उसमें आपको इजीली मिल जाते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये क्या होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन उसको हम कॉम्बिनेशन में अगर देखेंगे तो वही क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को कंसीडर किया जाता है। यहाँ देखिए एलसीएम आ गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। इसमें मीन मोड मीडियन हो गया। वैसे तो ये जूनियर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम की आएंगी। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम उसको वही पॉइंट्स आपको बताएंगे। ये जो सिलेबस है ये जूनियर का है फिलहाल, लेकिन इसमें से हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आगे देखनी है, ठीक है। जैसे ये हो गया मेंसुरेशन हो गया, 2D 3D हो गया, आयतन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा सेकंड आता है टीचिंग रिलेटेड इशू। मैथमेटिक्स की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कैसे डेवलप करी जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एलिमेंट्री मैथ का जो रोल होता है वो करिकुलम में क्या रहता है। लैंग्वेज ऑफ मैथ्स में किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एवेल्यूशन एंड केस स्टडी, रिमीडियल टीचिंग कैसे करी जाती है मैथ्स की, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन टीचिंग ऑफ मैथ्स में कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ और लगन के साथ करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमारे ऊपर भरोसा कितना करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबा लीजिए, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहें। इसके अलावा आपने अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, उसके लिंक हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारी ईमेल आईडी जो है वो backbenchers592@gmail.com, उस पर हमें मेल करिए। हम आपको बहुत सारी चीज़ें आगे प्रोवाइड करेंगे, और फ्यूचर में हम एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे जिसमें इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।